स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। फाइन। यहाँ आपके पास में एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से आपका ये सब्जेक्ट, हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो आएगा। ठीक है, हमने पहले एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोगों का एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें जो कंटेन है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्कोप और आउटकम्स ऑफ द कोर्स है आपका। इसमें मेन जो आपका टॉपिक है वो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जो कि आपके 2 यूनिट पूरी पूरी आपके कवर करेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंशिएशन आपका बताएगा कि जो पार्शियल के लिए कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर आप लोगों के कॉची-रीमान इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, फाइंडिंग हार्मोनिक कंजुगेट, एलिमेंट्री एनालिटिक फंक्शंस जो आप लोगों के एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्गोरिथम जो आपके होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एंड देयर प्रॉपर्टीज आल्सो। ठीक है, यहाँ आपका एक अलग से एक टॉपिक और है कन्फॉर्मल मैपिंग। मैपिंग आप यहाँ सीखेंगे। अभी तक आप लोगों मैपिंग ना सिंगल वेरिएबल के लिए करते थे, अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए आपका मैपिंग करेंगे, और मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप लोग देखा होगा कि आप लोगों को जैसे आप मकान बनाते हैं अपना, है ना, हाउस बनवाते हैं, तो उसके लिए आप पहले किसी से अपना हाउस का नक्शा बनवाते हैं, है ना, मैप बनवाते हैं। तो मैप के लिए वो एक स्मॉल ड्रॉ करके आपको नक्शा बना के देता है, उसके बाद आप अपना जो भी आपका हाउस का जहां पर आपको बनवाना है, जो जगह है वो आपके बहुत बड़ा है, लार्ज लार्ज स्केल पे है, लेकिन वो पेपर पे आपका स्मॉल डेटा में आपका वहां पर वो कन्वर्ट करके और उसको आपका उसका मैप तैयार करता है। तो वो एक तरह की मैपिंग है। ये आपका सिमिलर मैपिंग हो गई आप लोगों की, है ना, ये आपका कि जो था आपका उसको स्केल को उसने श्रिंक करके और उसको कंप्रेस करके उसको आपका डेटा तैयार किया। तो यहाँ पर हम कन्फॉर्मल मैपिंग में आप लोगों के डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड का जो पार्ट है, ये आपका डिफरेंशिएशन के लिए था, लेकिन सेकंड जो एनालिसिस है, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें आप इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन में कंटूर इंटीग्रल क्या होता है, कॉचीज जो आपकी गॉस थ्योरम है विदाउट प्रूफ है, वो आपकी यहाँ पर कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम वो हम देखेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हम देखेंगे, वो भी विदाउट प्रूफ है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरमेटिक फंक्शन जो हमने ऊपर के लिए यहाँ पर आप जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन आप पढ़ेंगे, सिंगुलरिटी पढ़ेंगे, लॉरेंट सीरीज आप यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेसिड्यू और कोचीज रेसिड्यू थ्योरम वो भी आपकी विदाउट प्रूफ है आप लोगों की। ठीक है, तो ये पूरी पूरी 2 यूनिट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे आपका डिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय रेसिड्यू। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स था पार्ट, मतलब आपका 2.5 यूनिट यदि देखा जाए ना, 2.5 यूनिट आप लोगों का एक तरह से यदि इसको 6 यूनिट्स में डिवाइड किया जाए तो 3 यूनिट आप लोगों की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हो गई, क्योंकि एक एप्लीकेशन हो गई और 2 आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हो गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन है और पार्ट 2 में आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, और यहाँ एप्लीकेशन आप डिस्कस करेंगे कि आपका जो भी साइन और कोसाइन के जो इंटीग्रल्स होंगे और सर्टेन इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का है स्पेशल फंक्शन। हमने आप लोगों को लास्ट जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए थे आपके 3rd सेमेस्टर के, उसके अंदर हमने आप लोगों को कई जगह फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म ना ऐसे कैसे छुड़वा दी थी, और आपसे कहा था कि इन इंटीग्रेशन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो एप्लीकेशन हमने किया था उसमें हमने ऐसे ही छुड़वा दिया था और कहा था कि इनका इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपके स्पेशल फंक्शंस की जरूरत पड़ती है ना। तो वो स्पेशल फंक्शन हम यहाँ कुछ आपके हैं, जैसे एक लीजेंडर फंक्शन है और एक आपका बेसल फंक्शन है, उसके लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपके उसके लीजेंडर के लिए रॉड्रिगेज फार्मूला और जनरेटिंग फंक्शन और सिंपल रेकरेंस रिलेशन और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और बेसल फंक्शन के लिए इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड काइंड की जो बेसल फंक्शन होता है वो हम यहाँ देखेंगे, और उसका भी जनरेटिंग फंक्शन और सिंपल जो रेकरेंस रिलेशंस होते हैं और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये आपका 5th यूनिट में है। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे थ्योरी पार्ट है आपका ये लीनियर अलजेब्रा।
अलजेब्रा तो पढ़ा होगा, लेकिन लीनियर अलजेब्रा क्या होता है? तो यहाँ लीनियर अलजेब्रा जो है वो आपका वेक्टर स्पेस, जो आप लोगों ने वेक्टर पढ़े हैं उसी को यहाँ पर अलजेब्रा की फॉर्म में आप लोगों का यहाँ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट और बेसिक जो डायमेंशनल होते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस, ऑर्थोगोनलिटी और ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल, पॉजिटिव डिफाइनाइट मैट्रिसेस एंड कैनोनिकल फॉर्म जो आपकी होती है, क्यूआर डेमो डिकम्पोजिशन जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ से इनके क्वेश्चंस जो है मेन आपके बनते हैं। तो ये तो आपका हमने जो सिलेबस था वो हमने आपका डिस्कस किया है, ये डिस्कस किया है। तो आज हम जो आपका शुरू कर रहे हैं वो शुरू आपका कर रहे हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, वीडियो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि बेटा? यस मैम। ठीक है, फाइन। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के लिए, चाहे वो आप इंटीग्रेशन पढ़ें चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ें, दोनों ही पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, ये आपके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एक फॉर्म होती है, जिसको हम लिखते हैं z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिफाइन करते हैं, और z इज द x प्लस आयोटा y। ठीक है, यहाँ z जो होता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। x जो होता है वो आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो ये रियल पार्ट ऑफ z, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ फंक्शन जो भी डिफाइन होगा उसका रियल पार्ट हो जाएगा। और i के साथ में जो भी आपका गिवन होता है, यहाँ y हमने दिया है, तो y जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। मैम स्क्रीन विजुअल नहीं है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो मैम विजिबल है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? नो मैम। चलो वेट 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 वेट। आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट का एक मिला जुला आपका एक वो होता है आपका, है ना, पार्ट होता है। तो यहाँ z जो होता है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर आपका एक x प्लस आयोटा y, इसको लिखने का तरीका होता है, x जो है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और i के साथ में जो भी आपका डिजिट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो भी आपका यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, z है तो z हम लिखेंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y आपका लिखा। अच्छा, एक बार के लिए हम यदि एक एग्जांपल ले लें कि हमारा लिखने का तरीका, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 प्लस आयोटा 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इज द रियल पार्ट एंड 3 इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यदि इसको हम ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनाओगे। ठीक है, इसके अंदर ये जो एक्सेस होती है ये मेरी क्या कहलाती है, ये मेरी रियल एक्सेस कहलाती है। ये मेरी क्या कहलाती है, ये मेरी रियल एक्सेस कहलाती है। और ये जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी इमेजिनरी एक्सेस कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी कहलाएगी और ये आपकी क्या कहलाएगी, रियल कहलाएगी। तो ये हमारा देखा जाए तो ये एक्स पार्ट कहलाता है, ये हमारा वाई एक्सेस का कहलाता है। तो यहाँ देखिए रियल पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2 है। तो हम एक बार के लिए रियल पार्ट के लिए ये 1 ले लेते हैं और इसको हम 2 ले लेते हैं। ये मेरा ओरिजिन था। ठीक है, यहाँ 2 हो गया। और इमेजिनरी आई जो है, ये आई जो होता है, आई की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √-1 होती है। तो ये जो 3 आपने लिया है इसको हम कहाँ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट पे देखेंगे। तो इमेजिनरी जो एक्सेस है उसके ऊपर देखोगे तो यहाँ इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको हम यहाँ 3 दे देते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसका लाइन सेगमेंट निकालेंगे, और तो ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है आपस में जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, ये 2 प्लस आयोटा 3 कहलाएगा। तो ये 2 प्लस आयोटा 3 आपका ये वाला पॉइंट कहलाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए। अच्छा, इसको कुछ 2,3 भी लिखा जाता है। इससे हम यदि आपका, तो
पेयर फॉर्म में यदि लिखें तो इसको क्या लिखते हैं 2,3 भी लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा बेटा कि जब आप पेयर फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2,3 का मतलब है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाती है तो ये मेरा रियल पार्ट होता है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जब उसे लिखोगे तो 2 + i/3 लिखोगे। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. आगे देखिए अब इसका करना क्या है। अब यदि यहाँ पे, ये तो मैंने पॉजिटिव लिया था, यहीं पे यदि मेरी इसकी वैल्यू क्या होती -2 और -3 ले लेते हैं, इसको -3 आयोटा ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ये -3 लोगे तो ऑब्वियसली ये जो इधर जो एक्सेस आप लोगे ओरिजिन से, ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी नेगेटिव में जाएगी, और ये मेरी क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव में जाएगी। ये रियल एक्सेस की नेगेटिव पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट का मेरा नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर आपका ये तो -2 मान लेते हैं और इसे -3 मान लेते हैं, तो इनका जो लाइन सेगमेंट जो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, -2 और -3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 -3 आयोटा। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? किसी को कोई डाउट? मैम No, sir. हेलो No, ma'am. मैम, हाँ। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? सबको दिख रही है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रही है? मैम मुझे भी नहीं दिख रही है। मैम मुझे भी नहीं दिख रही। बेटा आप अपना है ना उसको थोड़ा सा सेट कीजिए, क्योंकि हमने अपना है ना यहाँ से एकदम सेट किया है, तभी हमने आगे पूछने के बाद हमने उसको शुरू किया है। एक बार चेक कीजिए, हमने इसको पिन कर दिया था, पिन करने के बाद में आपको ये वाला स्क्रीन दिख रहा है। मैम साइड में पार्टिसिपेंट्स में दिख रहा है। क्या कह रहे हो? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ डिस्कस किया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये जो आपने नंबर डिस्कस किया, तो यदि हम ये वाला पॉइंट को यदि हम ओरिजिन से यदि मिला दें तो ये जो लेंथ कहलाती है ये मेरा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ z। यदि ये a पॉइंट ले रहे हो तो इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ a लिखोगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ z की जो वैल्यू होती है, वो मॉड ऑफ z की जो वैल्यू होती है वो आप यहाँ से लेंथ की जो वैल्यू निकालते हो वही निकालोगे। तो लेंथ की वैल्यू, इसको हम कह देते हैं, ये मेरा जैसे x है, x की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है, और इसको हम क्या देते हैं y कह देते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो जब लेंथ की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से हाइपोथेसिस जो फॉर्मूला है आपका वो आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा अपना माइक बंद कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 और 4 ये आपका कितना दे देगा, √13 दे देगा। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, ये मेरा लेंथ निकल कर आ गया है। ये लेंथ जो है वो मेरी रेडियस कहलाती है। ये ऑलवेज कहाँ से पास होती है, आपकी ओरिजिन से पास होकर जाता है। तो ये जो भी पॉइंट मिलेगा वो ओरिजिन से पास होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो वहां से भी निकल जाएगा। 2 माइनस, यहाँ ओरिजिन है तो ये 0 0 है, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप यदि यहाँ पर ये कहें कि ये जो मेरा जो डिस्टेंस हमने निकाला है, ये यदि मेरी रियल एक्सिस के साथ में यदि एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा एंगल बना रही है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू y/x हो जाएगा। ये तो मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको लाल बटा कक्का से भी निकाल सकते हैं, या जो आपने पढ़ा है फॉर्मूला उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला निकाल लेंगे, यहाँ से कॉस का निकाल लेंगे। साइन अपॉन कॉस जब आप करेंगे तो वहां से आपको क्या निकल कर आएगा, y/x निकल कर आएगा। और हमारे पास यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, tan इनवर्स, यहाँ से आपका निकल कर आएगा 3/2। और 3/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास निकल कर आएगा tan इनवर्स 1.5 निकल कर आएगा। tan इनवर्स 1.5 जो है वो आप टेबल जो आपकी होती है, tan की टेबल जो आपकी होती है वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो π/4 के नियर बाई होगी, क्योंकि आपका tan π/4 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ मेरे पास में रिजल्ट क्या है, 1.5 है, तो वो कुछ नियर बाई होगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। ठीक है, इसके अंदर बेटा हम कुछ इसको रफ कर दें, हम इसको रफ कर दें। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया कि क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब हम यहाँ तो कुछ बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ
रिजल्ट्स होते हैं, उन रिजल्ट्स की हम बात करेंगे, और वो रिजल्ट्स जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आपका क्या कि वो आपके यहाँ पर किस तरह से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास में जो साइन एक्स होता है उसका जो सीरीज होता है, साइन एक्स का जो सीरीज होता है वो कितना होता है, वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। ये साइन एक्स के लिए होता है। इसी तरह से कॉस ऑफ एक्स के लिए आपका होता है, कॉस ऑफ एक्स के लिए आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन। ये कॉस के लिए हो गया। एक आपके पास में होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, e टू द पावर एक्स के लिए होता है, वो कितना होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये चीज होती है। ये रिजल्ट आप लोगों के पढ़े हुए हैं प्रीवियस, जो भी आप पढ़कर आए हो, है ना? ठीक है क्या? आगे चले। यदि यहाँ जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो सीरीज है, इसके अंदर यदि x को मैं रिप्लेस कर दूं आयोटा y से, क्योंकि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, है ना, यदि हम यहाँ x को रिप्लेस कर दें आयोटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा y होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा y होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से कोई सीरीज बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ x को रिप्लेस किया है आयोटा y से। तो जब यहाँ पर हम जब ये करेंगे तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज रहेगी, लेकिन राइट हैंड साइड को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से ये मेरा रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से ये 1 आया, ये वाली वैल्यू हमारी 1 आ गई, लेकिन इसका जो सेकंड जो टर्म था उसमें तो आई रह जाएगा, लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि आयोटा स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास में रिजल्ट्स होते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, आयोटा पावर 4 इक्वल टू +1 होता है, आयोटा टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू आयोटा होता है। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अनुपमा मैम, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, शायद पता नहीं क्या दिख नहीं रही है। देखिए यहाँ पर आपके पास में ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा हमारे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आयोटा क्यूब निकालोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और मुझे मालूम है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट? आगे चले। आगे चले बेटा। यस मैम, यस मैम। चलो फाइन। यहाँ से देखिए, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये 1 मेरा 1 आ गया, यहाँ से आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जब करोगे आयोटा टू द पावर 4 प्लस साइन होगा, तो ये y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास में एक डेटा तैयार हो गया रियल के लिए, रियल पार्ट के लिए। इसी तरह से यहाँ आप देखोगे, जहां जहां i है वहां i भी आएगा, तो यहाँ i है, ये i टू द पावर कितना है 3 है, तो यहाँ से मेरे पास में आपका माइनस आयोटा निकल कर आएगा। तो हम आयोटा को यदि कॉमन ले लें तो मेरे पास में रिमेनिंग में क्या बच जाएगा, आपका यहाँ से y बचेगा सेकंड टर्म से, और आपका फोर्थ जो टर्म है वहां से माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। इस तरह से आपके पास में टर्म्स बचेंगे। ठीक है, तो जब आप देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपका ये वाला जो टर्म है वो तो कुछ ऐसा है, और ये वाला जो टर्म है वो कुछ ऐसा है। यहाँ हमने x की फॉर्म में लिखा था, यहाँ y की फॉर्म में आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका cos ऑफ y, और इसे लिख सकते हो प्लस आयोटा साइन y। किसी को कोई डाउट? ये यहाँ से आपका ये रिजल्ट निकल कर आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि e टू दी पावर आयोटा y जो होता है वो cos y प्लस आयोटा साइन y होता है। ठीक है, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि मेरे पास में e टू दी पावर आयोटा y की जगह माइनस आयोटा y होता, e टू दी पावर माइनस आयोटा y होता, तो हम इसको क्या लिखते, हम इसको लिखते cos ऑफ, यहाँ पे एंगल क्या है -y हो जाएगा, तो यहाँ cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है,
cos थीटा होता है तो यहाँ से cos y आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आयोटा तो आएगा ही आएगा, सारा होता है तो इसलिए यहाँ माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ साइन y आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यूज निकल कर आ गई हैं, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपका cos y की और sin y की वैल्यू निकाली जा सकती है। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को यदि मैं एक बार ऐड कर दूं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। वो रिजल्ट्स क्या है वो देखिए। यहाँ से आपके पास में जब दोनों को ऐड करोगे तो e टू द पावर आयोटा y प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा y रहेगा, विच इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव साइन है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और cos y और cos y ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 cos ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, cos y इक्वल टू e टू द पावर आयोटा y प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई 2 होता है। किसी को कोई डाउट? तो सिमिलरली जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां से आपको मिलेगा साइन y विच इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा y माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये रिजल्ट्स जो है वो आप डायरेक्ट यूज करोगे जब हम कॉम्प्लेक्स में आपका एनालिटिक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट? चलो फाइन, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बेटा हम यहाँ पर देखिए आप लोगों का हम अनपिन करते हैं और हम यहाँ पर अब बात करते हैं, आपका स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आपके स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फॉर देखिए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो, अब आपके पास में जो सब आपका जो टॉपिक शुरू हो गया है उसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, हमने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ हम है ना क्या है, एक आपका डिफरेंशिएशन के लिए हम बात करेंगे थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है उसमें हमारा डिफरेंशिएशन जो है या डिफरेंशिएबिलिटी है वो हमारा एक मेन पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन जो है वो आपका बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ आपने देखो डिफरेंशिएशन की जो हमारी डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अ फंक्शन ऑफ f of z is said to be the differentiable at z equal to z naught which is equal to f dash of z0 which is equal to limit z tends to z0 f of z minus f of z0 divided by z minus z0 which is exist। ये यदि एग्जिस्ट करती है तो हम यहाँ से इसको क्या कहते हैं, आपका डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? ये आप अपना है ना 11th क्लास में आप पढ़कर आए हैं कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से आप ये सब पढ़कर आए हैं। डेफिनेशन सबको रिकॉल हो गई बेटा? वहां आपका x लेते थे आप वेरिएबल, यहाँ हम z ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चले। Yes, ma'am. चलो अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये आपका डिफरेंशिएशन की थी, डेफिनेशन थी आपकी। यदि यहाँ पे z माइनस जेड जीरो को हम क्या लिख दें, डेल z0 लिख दें, तो हमारा यहाँ पर ये इसको इस तरह से फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपका होता क्या है, एक बार के लिए हम वापस से आपका एक बार हम स्टॉप कर रहे हैं स्क्रीन। ठीक है, एक बार से हम वापस से आप लोगों के उसमें आते हैं।
जस्ट अ मिनट, यहाँ मेन आपका जो पॉइंट है दैट इज द एनालिटिक फंक्शन। जितनी बार आप ये यूनिट आपका जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका बार बार आपका ये चीज चलेगा कि व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन। और इसका यहाँ से एक मेजर क्वेश्चन भी बनता है कि कोई भी आपको फंक्शन दे देगा और वो आपको ये पूछ लेगा इज इट एनालिटिक फंक्शन और नॉट। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और आरटीयू में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी बेटा कि आपको वो क्या है कि यहाँ एनालिटिक फंक्शन के लिए मेरे पास में कुछ कंडीशंस कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ये फॉलो करना चाहिए, तब आप कहोगे कि वो फंक्शन मेरा एनालिटिक है। अच्छा, एनालिटिक में क्या क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इसके अंदर ये है कि आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। और थर्ड जो कंडीशन है वो आपका ये होना चाहिए कि इसका जो भी आपका वैल्यू जो होगी ना वो आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन आपके जो भी आप डोमेन ले रहे हैं, चाहे जो भी आपका एरिया आप ले रहे हैं, उस एरिया के अंदर जो भी आपने डोमेन लिया है उसके अंदर पर्टिकुलर आपका उसके लिए एक सिंगल आपका इमेज उसका मिलना चाहिए, तब आप कहोगे कि वो फंक्शन जो है वो मेरा क्या है? कंटिन्यूअस है। अदरवाइज वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या होना चाहिए? ये यूनिक डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट आपका होना चाहिए। हम यहाँ लिख देते हैं इसके लिए। एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, ये मेन आपका इसका पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का, कि आपका एनालिटिक फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सेकंड आपका कंडीशन है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए वो। और थर्ड जो कंडीशन होती है वो क्या होना चाहिए कि वो आपके ईच पॉइंट जो भी डोमेन आपका दिया होगा यूनिक डिफरेंशिएबल सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन मेरा कैसा कहलाएगा? आपका एनालिटिक कहलाएगा। दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे? 5 आपका बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, यस मैम। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपकी होती हैं, तब आप कहोगे कि वो मेरा क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या था? एनालिटिक फंक्शन के लिए था। अब यदि बात की जाए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन हम यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, वेरिएबल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम यदि यहाँ पे फंक्शन की यदि बात करें, टाइम इज ओवर और नॉट, 5 मिनट है अभी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। एनालिटिक फंक्शन के साथ साथ अब हम यदि बात करें आपके किसकी? आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की, तो जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो आपका होता है ना, उसको लिखने का तरीका क्या होता है? आपका वो फंक्शन लिखा जाता है एफ ऑफ जेड। ठीक है, एफ ऑफ जेड। और हमने बात करी जेड इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो कि लिखा जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एफ ऑफ जेड जो होगा वो किससे लिखा जाएगा? एक रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट किसका होगा? जेड का होगा। तो मतलब कि जेड किसका पार्ट, किसका फंक्शन, किसका वेरिएबल है? एक्स और वाई का है। इसका मतलब कि ये आपका रियल पार्ट भी एक्स और वाई दोनों पे डिपेंडेंट होगा। तो हम यहाँ से इसको क्या लिखेंगे? u ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा। यहाँ पे भी इमेजनरी पार्ट होगा किसका? एफ ऑफ जेड का इमेजनरी पार्ट होगा, लेकिन वो भी किसका फंक्शन होगा? वो भी एक्स और वाई का फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ इसका जो इमेजनरी पार्ट है जेड का वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? कोई एक नया वेरिएबल ले लेते हैं v, जिसको हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। इसके जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाता है? ये रियल पार्ट, ये आपका रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड हो जाएगा, और ये जो है वो मेरा इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है? आपका जेड स्क्वायर है।
हम यदि ये बात करें z स्क्वायर है, तो हमारे पास में हमें मालूम है कि z इक्वल टू कितना होता है, x प्लस आयोटा y होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 2। और जब ये आप होल टू द पावर 2 करोगे तो अब इसको इसी फॉर्म में तो रख नहीं सकते, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट जब हम करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, इसका स्क्वायर a प्लस b होल टू द पावर 2 से एक्सपेंड करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, तो आयोटा का स्क्वायर इज -1 होता है, तो -y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से प्लस का 2ab, तो 2ab का मतलब हो गया 2 आयोटा x y। तो जब यहाँ इसको लिखोगे तो इसको लिखोगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, है ना, प्लस आयोटा यहाँ रह गया और ये 2xy हो गया। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z। तो इसको u x y z u यहाँ से क्या हो जाएगा, वेयर u ऑफ x कॉमा y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा f ऑफ z का, या z स्क्वायर का बोल सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ f ऑफ z को क्या लिख रहे हैं, z स्क्वायर लिख रहे हैं। इसी तरह से v ऑफ x कॉमा y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2xy। किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा कि हमने क्या किया इसका? यस मैम। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।